नमस्कार मित्रों, हायर के पाठ्यक्रम में हिंदी का एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ और भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर 1961 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों, भक्ति चरण वर्मा बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास चित्रलेखा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। साथियों, भूले बिसरे चित्र उपन्यास में जो कथानक है यह 1880 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी के लगभग का जो कालखंड है, मतलब कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के नमक कानून जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था तब तक की घटना का उल्लेख हुआ है। 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो मोटे तौर से 1880 से लेकर के 1930 ईस्वी तक का समय। साथियों, यहाँ पर कुछ जगह मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप गौर करिएगा। इसमें 50 वर्षों की कथा है और साथियों इसमें 4 पीढ़ियों की कथा है, माने एक ही परिवार की, एक ही पिता है और उसके संतान, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, इस तरह से 4 पीढ़ियों की कथा है। साथियों, ये कथा जो है उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवार की है, इसे भी आप जानते रहिए, क्योंकि भक्ति चरण वर्मा 1903 ईस्वी में उन्नाव में पैदा हुए थे, तो इसमें उत्तर प्रदेश की ही कथा है। साथियों, अगर इसमें नायक की बात करें तो यह नायक विहीन उपन्यास है, क्योंकि हर पीढ़ी का हर पुत्र अपने आप में नायक है, इसलिए आप किसी एक नायक को इसमें निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे नायक विहीन उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। साथियों, अगर उपन्यास में खंडों की बात करें तो 5 खंडों में विभक्त है, इसे आप लोग जानते रहिए। 5 खंडों में ये उपन्यास विभाजित किया गया है। साथियों, भक्ति चरण वर्मा 1903 में उन्नाव में पैदा हुए थे और पेशे से ये वकील थे। इनका पेशा वकालत का था। प्रथम पीढ़ी, साथियों, प्रथम खंड में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रथम पीढ़ी में मुंशी शिवलाल आएंगे। ये मुंशी शिवलाल कचहरी के अजरनवीस थे। अच्छा, मुंशी शिवलाल का एक छोटा भाई है राधेलाल, ये वकीलों की दलाली किया करते थे और दोनों शिवलाल और राधेलाल के अंदर पैसा कमाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। साथियों, ये दोनों बनारसी दास के पुत्र थे। बनारसी दास का उल्लेख मात्र हुआ है, बाकी जो कथानक है, माने प्रथम पीढ़ी में आप मुंशी शिवलाल को रखेंगे। इस तरह से साथियों, मुंशी शिवलाल ठाकुर भूप सिंह का इस्तगासा तैयार करने का 1 रुपये लेते हैं। यहीं से उपन्यास शुरुआत होता है और शिवलाल इतने माहिर हैं कि उल्टा सीधा जो है लिख पढ़ के मुजरिम को ईमानदार घोषित कर दें, ईमानदार को मुजरिम बना दें। इनके दाएं बाएं हाथ का खेल है। साथियों, मुंशी शिवलाल बड़े माहिर व्यक्ति हैं और ये सफ़ेद झूठ लिख करके भूप सिंह को बचा लेते हैं और जो शोषित है उसे फंसा देते हैं। मतलब ये बड़े ही घृणित व्यक्ति हैं। इनका धर्म सिर्फ पैसा है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुंशी शिवलाल हैं और इन्हीं का एक बेटा है जिसका नाम है ज्वाला प्रसाद। तो जो वहाँ का कलेक्टर है मुंशी शिवलाल को बुलाता है और पुत्र इनका जो ज्वाला प्रसाद है उसको वह नायब तहसीलदार नामजद करता है, कलेक्टर। तो इस पर मुंशी शिवलाल बहुत खुश हो जाते हैं। वो माने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा ज्वाला प्रसाद ये नायब तहसीलदार होगा। साथियों, माने 1900 के लगभग जब सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उस ज़माने में अगर कोई नायब तहसीलदार हो रहा है अंग्रेज़ों के हुकूमत में, तो समझ लीजिए किसी राजा महाराजा से
वह पद कम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। और उस ज़माने में मुंशी शिवलाल का जो बेटा है ये ज्वाला प्रसाद, ये नायब तहसीलदार हो जाता है। अच्छा, ज्वाला प्रसाद अपने मामा राम सहाय और मामी महारानी के यहाँ पढ़ाई की थी। मतलब ये ज्वाला प्रसाद के ऊपर शिवलाल जो इसका पिता है इसका प्रभाव कम है। ये अपने ननिहाल में पढ़ाई किया और मामा और मामी का प्रभाव है। इसके मामा राम साहब बहुत ही दयालु, उपकारी और सहृदय व्यक्ति हैं, बहुत धर्मात्मा टाइप व्यक्ति हैं। वही ईमानदारी ज्वाला प्रसाद के अंदर है, माने बाप का लक्षण इसके अंदर नहीं है। मुंशी शिवलाल के यहाँ एक छिनकी कहारिन है, उसका नाम है छिनकी। ये बहुत मुख्य पात्र है इस उपन्यास की, क्योंकि यह शुरू से लेकर अंत तक छिनकी कहारिन का बहुत बड़ा रोल है मुंशी शिवलाल के परिवार में। और ये इसकी उम्र उस समय 30 वर्ष है और एक काम किया करती है मुंशी शिवलाल के यहाँ। और इसके पति का नाम घसीटे है, माने छिनके का जो पति है उसका नाम घसीटे है। और छिनकी के विषय में भक्ति चरण वर्मा लिखते हैं कि घसीटे की दूसरी पत्नी है, माने पहली पत्नी का नाम रधिया है, जो जिसका एक पुत्र हुआ था भीखू। अब भीखू को पैदा करके रधिया मर गई, तब घसीटे जी से नहीं रहा गया, दूसरे शादी कर लिए। दूसरी शादी छिनकी से करते हैं और यही छिनकी जो है मुंशी शिवलाल के यहाँ काम करती है, कहारिन है जात की। साथियों, नायब तहसीलदार बनकर जब ज्वाला प्रसाद घाटमपुर चार्ज लेने जाते हैं, अब माने ज्वाला प्रसाद की प्रथम पोस्टिंग घाटमपुर होती है। तो घाटमपुर जब ये जा रहे हैं तो ये अपनी पत्नी, माने ज्वाला प्रसाद की एक पत्नी है जिसका नाम जमुना है, ये भी मुख्य पात्र है। तो जमुना भी ज्वाला प्रसाद के साथ जाती है और साथ में भीखू भी सेवा करने गया है। माने छिनकी जो है अपने पति घसीटे को समझाती है कि भीखू पढ़ा लिखा नहीं है और ज्वाला प्रसाद के साथ रहेगा, उसे काम भी मिल जाएगा, उनकी सेवा भी करेगा। तो इस तरह से छिनकी के प्रयास से भीखू भी ज्वाला प्रसाद के साथ जाता है। साथियों, घाटमपुर में नायब तहसीलदार ज्वाला प्रसाद के बनने पर वहाँ बहुत सारे लोग जो प्रतिष्ठित और बड़े सम्मानित और धनाढ्य लोग हैं, सब ज्वाला प्रसाद माने नायब तहसीलदार से मिलने आते हैं और तमाम लोग नजराना देना चाहते हैं। हालांकि ज्वाला प्रसाद बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का घूस नजराना के पक्ष में वो नहीं है। लेकिन एक नंबरदार लाला प्रभु दयाल हैं, वो होली की सौगात के रूप में नजराना देते हैं और इसे ज्वाला प्रसाद को रखना पड़ जाता है। ज्वाला प्रसाद बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं साथियों, और सत्यप्रिय व्यक्ति हैं। अब पूरी सर्विस ईमानदारी के साथ की है। तो इस तरह से साथियों, घाटमपुर के बड़े जमींदार एक हैं ठाकुर गजराज सिंह, वो बहुत बड़े जमींदार हैं। माने घाटमपुर में दो व्यक्ति बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं, एक ठाकुर गजराज सिंह और दूसरे हैं प्रभु दयाल। तो ये दो व्यक्ति हैं साथियों, इन्हें आप लोग जानते रहिए। प्रभु दयाल और ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बहुत ही बड़े आदमी हैं और ये दोनों का संपर्क नायब तहसीलदार ज्वाला प्रसाद से होता है। ठाकुर गजराज सिंह अपनी लड़की की शादी राजा चंद्रभूषण सिंह के यहाँ तय किए हैं और नायब तहसीलदार ज्वाला प्रसाद, नंबरदार प्रभु दयाल सब परिवार आमंत्रित होते हैं ठाकुर गजराज सिंह की लड़की की शादी में। साथियों, प्रभु दयाल की पत्नी का नाम जयदेई है, ये भी साथियों बहुत मुख्य पात्र है। ये नाम आप लोग जरूर गौर करिएगा। नंबरदार प्रभु दयाल की पत्नी का नाम जयदेई है और जयदेई की उम्र जो है 35 साल है और जमुना जो कि ज्वाला प्रसाद की पत्नी है, इनकी उम्र अभी 20 साल है, लेकिन 15 साल का गैप है। लेकिन ये है, जयदेई जो है जमुना को अपनी सखी के रूप में, सखी सहेली के रूप में समकक्ष मानती है और दोस्ती हो गई है दोनों के बीच में। अब दोनों का आना जाना, घर एक दूसरे के घर आना जाना होने लगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं महिलाओं में बहुत जल्दी मेल जोल होता है, तो इस तरह से जमुना और जयदेई की गहरी मित्रता शुरू हो गई है। अब जयदेई का एक पुत्र है,
माने प्रभु दयाल और जयदेई से एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है लक्ष्मीचंद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है साथियों इस उपन्यास में, इसे आप लोग गौर करिएगा। फिर साथियों घटनाक्रम आगे क्या होता है कि बरजोर सिंह एक पात्र हैं जो ठाकुर गजराज सिंह के साले हैं। अब बरजोर सिंह ने 2000 रुपये कर्ज नंबरदार प्रभु दयाल से ले लिया था और 2000 कर्ज के बदले उन्होंने 100 बीघा जमीन रेहन पे रख दिया था। अच्छा, समय पर पैसा न दे पाए, प्रभु दयाल बड़ी कोशिश किए तो बरजोर सिंह 1200 रुपये कुल दे पाए थे और 1200 रुपये वो ब्याज हो गया, मूलधन 2000 बना ही रहा। तो प्रभु दयाल ने मुकदमा कर दिया किसके ऊपर? बरजोर सिंह अर्थात गजराज सिंह के साले के ऊपर। और मुकदमा किए और जीत भी गए और प्रभु दयाल ने ज़मीन पर कब्जा किया, माने 100 बीघे का जो ज़मीन था बरजोर सिंह का उस पर कब्जा कर लिए। तो बरजोर सिंह उन्हें समझाते हैं कि मैं देखो मेरे ज़मीन पे कब्जा मत करो, लेकिन प्रभु दयाल नहीं मानता। तो इस पर बरजोर सिंह ने उन्हें गोली मार दिया और प्रभु दयाल मर गए। अच्छा साथियों, जब प्रभु दयाल मर गए तो ये सारी घटना ज्वाला प्रसाद को पता थी कि मारने वाला ये बरजोर सिंह ही है। यह बात ज्वाला प्रसाद को पता थी। जयदेई अपना दुखड़ा, चूँकि जयदेई जमुना में बड़ी गहरी मित्रता थी तो ज्वाला प्रसाद को अपना देवर कह के बुलाती है और जयदेई जो है अपने पति के वियोग में विलाप करती है और ज्वाला प्रसाद से कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और ज्वाला प्रसाद ने बरजोर सिंह पर मुकदमा कर दिया, गवाही माने दिया कोर्ट में कि बरजोर सिंह की ही जो प्रभु दयाल का हत्यारा है। जब ये बात बरजोर सिंह को पता चलता है कि मैं मुकदमे में फंस गया हूँ और मेरा नाम चारों तरफ फैल गया है कि मैं प्रभु दयाल का हत्यारा हूँ, तो साथियों बरजोर सिंह आत्महत्या कर लेता है। फिर उसके बाद घाटमपुर का जो तहसीलदार है वह है मीर शखावत हुसैन। ये ज्वाला प्रसाद पर बहुत विश्वास करते थे, ज्वाला प्रसाद से प्रभावित थे, उनकी ईमानदारी पर, उनके सत्यनिष्ठा पर। तो इस तरह से हुसैन साहब जो कि तहसीलदार थे और ज्वाला प्रसाद नायब तहसीलदार थे, बहुत यकीन करते थे और सारा कामकाज उन्हीं पर छोड़ दिए थे। इधर साथियों गांव में क्या हुआ कि भीखू का पिता जो घसीटे है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो तब शिवलाल और छिनकी दोनों जो है घाटमपुर चले जाते हैं अपने पुत्र के यहाँ, ज्वाला प्रसाद के साथ रहने लगते हैं। अच्छा, जब वो आते हैं तो उनका जो भाई राधे लाल है वह बड़ा विरोध करता है कि आप मत जाइए, यहीं रहिए, लेकिन शिवलाल कहते हैं कि नहीं, मेरा कुछ दिन मैं अपने बेटे के साथ रहूं। तो भाई राधे लाल गाँव में रहकर खेती गृहस्थी संभालते हैं। साथियों राधे लाल के पुत्रों का नाम आप लोग जान लीजिए, रामलाल है, श्यामलाल है, किशन लाल है, बिशन लाल, ये 4 पुत्र हैं। राधे लाल जो कि शिवलाल का छोटा भाई है, इसे भी जानते रहिए, महत्वपूर्ण पात्र हैं। फिर साथियों यहाँ ठाकुर गजराज सिंह मुंशी शिवलाल से बरजोर सिंह की आत्महत्या के पीछे ज्वाला प्रसाद की गवाही की घटना बताते हैं। जब इधर घाटमपुर में ज्वाला प्रसाद का पिता मुंशी शिवलाल आके रहने लगता है तो एक दिन ठाकुर गजराज सिंह मिलने आते हैं और शिवलाल से भेंट होती है और शिवलाल को अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि अगर आज ज्वाला प्रसाद जो नायब तहसीलदार हैं गवाही न दिए होते तो मेरा शाला जो बरजोर सिंह है ये आत्महत्या न करता। अब बताइए, वो आत्महत्या कर लिया, उस बरजोर सिंह के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबी हैं, और इस तरह से पूरी दारुण कथा सुनाता है और निवेदन करते हैं कि ज्वाला प्रसाद से कहकर 100 बीघे का पट्टा वापस करा दें, नहीं तो बरजोर सिंह का ये बेटा बीबी सब अनाथ हो गए हैं, बर्बाद हो जाएंगे। तो बाद में जब शिवलाल ज्वाला प्रसाद को कहते हैं कि तुम उनको 100 बीघे का पट्टा वापस करा दो, तो ज्वाला प्रसाद गंभीरता से उसे लेते हैं और ज्वाला प्रसाद को कहीं न कहीं दुख भी होता है छोटे छोटे बच्चों और अनाथ बीबी पर। तो ज्वाला प्रसाद एक दिन होली के दिन जयदेई भाभी के पास 100 बीघे ज़मीन वापस कराने के लिए गए, होली के दिन गए हैं साथियों। और जयदेई भाभी ज्वाला प्रसाद को बहुत मानती है
अच्छा, जब से पति इनका सिधार गया, स्वर्गलोक वासी हो गए प्रभु दयाल, तो जयदेवी भाभी होली के दिन जब ज्वाला प्रसाद आते हैं तो रंग का त्यौहार था, रंग खेलने लगती हैं और फिर देवर के साथ रंगीन व्यवहार भी करती हैं। और उसी दिन जीवन का जैसे जयदेवी को एक सहारा मिल गया, माने प्रभु दयाल का कहीं न कहीं स्थान ज्वाला प्रसाद ने ले लिया। और इस तरह से साथियों, जयदेवी ने ज्वाला प्रसाद को 100 असरफियों का एक थैला दे दिया। माने प्रेम में सब कुछ इतना समर्पण होता है कि 100 असरफियों की कीमत उसके लिए प्रेम के आगे कुछ नहीं था। और ज्वाला प्रसाद को जयदेवी ने 100 असरफियाँ दे दी, एक थैला। अब कही कि जाओ ज़मीन छुड़ाकर बरजोर की पत्नी को दे दो, मुझे ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। गजराज सिंह बड़ा प्रसन्न होता है कि कम से कम हमारे साले के न रहने पे 100 बीघा ज़मीन वापस हो गया और कहीं न कहीं इसमें ज्वाला प्रसाद की मेहरबानी है। और ज्वाला प्रसाद के इस एहसान को एक दिन वह शराब के नशे में नायब मीर साहब हुसैन और ज्वाला प्रसाद के पिताजी शिवलाल तीनों बैठ करके शराब पी रहे थे। अब गजराज सिंह मस्ती में आकर के ज्वाला प्रसाद का प्रसंग उठा दिया कि जो 100 बीघे ज़मीन वापस हुआ है ये ज्वाला प्रसाद की ही मेहरबानी है, क्योंकि ज्वाला प्रसाद ने 100 असरफियों का थैला जयदेवी ने ज्वाला प्रसाद को दिया और उसी से वह 100 बीघे ज़मीन छुड़ाता है। इस पर साथियों नायब अमीर साहिब इस घटना को प्रेम प्रपंच मान लेते हैं। वो जान जाते हैं कि एक महिला असरफियों का सोने का 100 मुहर एक पुरुष को अगर दे रही है तो इसका मतलब वह फिदा है प्रेम पर। ये अनुमान कौन लगा ले रहे हैं? नायब साहब अमीर हुसैन। अब एक तरह की वो घूसखोरी भी मानते हैं कि ज्वाला प्रसाद को मैं इतना ईमानदार समझ रहा था, ये तो घूसखोर निकल गया। और क्रोध में आकर उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि ज्वाला प्रसाद को घाटमपुर से हटाकर सोराव साथियों इलाहाबाद के से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है सोराव, तो सोराव भेज देता है। अच्छा, जब सोराव का निर्णय ये नायब जी लेते हैं तो उस रात ज्वाला प्रसाद बहुत दुखी थे। रात में ज्वाला की पत्नी जमुना को अपनी वेदना छिपा रहे थे, लेकिन जमुना ने बताया कि आपका प्रभु दयाल की जो पत्नी जयदेवी भाभी हैं उनसे शारीरिक संबंध है। ज्वाला प्रसाद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ ये पता नहीं ये कैसे जान गई। फिर जब सुबह उठते हैं तो मुंशी शिवलाल जो कि ज्वाला प्रसाद के पिता हैं ने भी 100 असरफिया देने वाली महिला से अनुमान लगा लेते हैं कि इसका गहरा संबंध है और अपने पुत्र को ज्ञान देते हैं कि देखो जो महिला 100 असरफियाँ तुमको ऐसे ही दे रही है, इसका मतलब वह लखपति महिला है, लाखों की मालकिन है और इसे छोड़ना मत बेटा, ये कुबेर की मल्लिका हाथ लग गई है। ज्वाला प्रसाद को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ और यहीं पर साथियों प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। मतलब ज्वाला प्रसाद और जयदेवी के बीच जो संबंध था उसे नायब तहसीलदार भी जानते हैं और उसे घाटमपुर से हटा के सोराव भेज दिया जाता है। इनकी पत्नी भी जान गई और यहाँ तक कि बाप भी जान गया, तो बाप जो है ज्ञान दे रहा है कि ये तो बड़ी धनवान महिला है और ऐसी महिला को छोड़ना मत बेटा, बड़ी किस्मत से तुमको मिली है। साथियों यहाँ प्रथम खंड समाप्त होता है। दूसरा खंड जब शुरू होता है साथियों तो मुंशी शिवलाल त्रिवेणी माने गंगा स्नान प्रयाग में कल्पवास कर रहे हैं। 1 महीने का कल्पवास है। अब गंगा के तट पे रोज स्नान ध्यान करते हैं और उनकी सेवा करने के लिए छिनकी कहारिन मौजूद है। साथियों वहीं ठाकुर थम्मन सिंह का एक खेमा है जिसमें थानेदार बिशन लाल एक साधु पकड़ लेता है। अब वह साधु और कोई नहीं है साथियों, वो राधे लाल जो मुंशी शिवलाल का छोटा भाई राधे लाल है, उसी का बेटा किशन लाल है। और गांजा के नशे मस्त है, रंडियों की संगत में पड़ गया है। और जब ये बात शिवलाल को पता चलती है तब शिवलाल जो है छुड़ाते हैं, उसे छुड़ाकर फिर लाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि राधे लाल
तूने अपने बेटों को संस्कार नहीं दे पाया, पढ़ा नहीं पाया, तू अपने सारे बेटों को बर्बाद कर दिया। और अपने छोटे भाई राधेलाल को शिवलाल बहुत डांटते हैं। और ज्वाला प्रसाद का बेटा गंगा प्रसाद है। अब साथियों, दूसरे खंड में ज्वाला प्रसाद और जमुना से एक बेटा पैदा होता है और जिसका नाम रखा गया है गंगा प्रसाद, जिसकी सेवा छिनकी किया करती है। अब इस समय गंगा प्रसाद की उम्र अभी 5-6 साल का बालक है। राधेलाल सब परिवार सोराव आकर रहने लगते हैं। तो नायब तहसीलदार का जलवा जब राधेलाल देखते हैं त्रिवेणी घाट पर प्रयाग में, तो पूरा परिवार अपना बच्चा, बहू, पत्नी सबको ला करके सोराव शिफ्ट कर देते हैं। ज्वाला प्रसाद के निवास पर यहीं संयुक्त परिवार की कलह और साथियों संयुक्त परिवार की कलह और समस्याओं को दिखाया गया। माने उस ज़माने में भारत में संयुक्त परिवार हुआ करता था और संयुक्त परिवार में क्या क्या समस्याएं और कौन कौन से कलह होते थे, उसको भी इस उपन्यास में दिखाया गया है दूसरे खंड में। साथियों, चाचा राधेलाल के कहने पर ज्वाला प्रसाद किशनलाल को लक्ष्मी चंद के यहाँ काम दिलवा देता है। अब राधेलाल सोचते हैं कि मेरा एक किशनलाल तो बड़ा नालायक है, अभी जेल से छूट कर आया है और इसको कहीं काम मिल जाए। तो ये लक्ष्मी चंद जयदेई का बेटा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, कानपुर में इसका एक फैक्ट्री चल रहा है। तो ये किशनलाल को वहीं इसके घर जो है एक नौकर का काम मिल जाता है, बही खाता देखने लगता है। और एक दिन किशनलाल लक्ष्मी चंद की जो औरत है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और वो चिल्लाती है तो पकड़ा गया और मारा गया खूब, फिर वहाँ से भाग आया। फिर साथियों, राधेलाल का दूसरा बेटा श्यामलाल है। वह सोराव में जुम्मन मियाँ है, उनका आम का बगीचा है। तो जुम्मन मियाँ का आम का बगीचा में जो आम थे उसने कई ट्रक तोड़वा करके भेज दिया इलाहाबाद। ये बात जिससे ज्वाला प्रसाद की बड़ी बदनामी होती है। तो इस तरह से माने राधेलाल के जितने बेटे हैं नालायक हैं और इसकी वजह से ज्वाला प्रसाद, जो कि एक सरकारी पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसको बदनामी का दंश भोगना पड़ता है। राधेलाल का तीसरा बेटा है बिशनलाल। अब बिशनलाल पहलवान हो गया है, बहुत पहलवानी करता है। तो साथियों, यहाँ बैचू मिसिर हैं, ये सोराव के नायब तहसीलदार हैं और ज्वाला प्रसाद नायब के पद पे हैं और बैचू मिसिर नायब तहसीलदार हैं, जिन्हें एक बार जमींदार वीरभान सिंह थे। सोराव में एक जमींदार हैं वीरभान सिंह, वो बैजू मिसिर से बड़ी ईर्ष्या रखते थे। तो एक दिन बैजू मिसिर को सत्यनारायण की कथा कहने के लिए बुलाए। बैजू मिसिर बड़े निष्ठा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। बदले में ये चांदी का जूता भेंट करते हैं और जब चांदी का जूता भेंट करते हैं तो बैजू मिसिर बड़ा अपमान हुआ और उसी दिन से ये दुश्मन हो जाते हैं और इनके अंदर बदले की भावना जागृत हो जाती है। साथियों, उसी बीच सोराव में एक दंगल हुआ। बैजू मिसिर की तरफ से ज्वाला प्रसाद का जो चचेरा भाई बिशनलाल है, जो राधेलाल का बेटा है, और जग्गू पहलवान अखाड़े में आए और जमींदार वीरभान सिंह की तरफ से बुद्धू सिंह और मैकू सिंह अखाड़े में आए। अच्छा साथियों, अखाड़े दंगल के एक दिन पहले जो पहलवान थे आपस में साठ गांठ कर लेते हैं। अब बिशनलाल जीत जाता है। बिशनलाल माने ज्वाला प्रसाद का जो चचेरा भाई राधेलाल का बेटा है जीत जाता है। और जब जीत जाता है बिशनलाल तो बैजू मिसिर को ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने अपमान का बदला वीरभान सिंह से ले लिया। इधर साथियों, जयदेई का बेटा कानपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना हुआ है लक्ष्मीचंद, और इलाहाबाद में भी वह एक मकान लेता है और वहीं जयदेई आकर रहने लगती है। तो साथियों, जब जयदेई इलाहाबाद में रहने लगती है तो ज्वाला प्रसाद से बढ़िया संबंध यहीं सोराव और इलाहाबाद एक जैसा हो जाता है। और यहीं इलाहाबाद रहकर जयदेई ने ज्वाला प्रसाद के बेटे जो गंगा प्रसाद है उसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाती है। माने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षा कौन दिला दे रही है? ये जयदेई दिला रही है। फिर साथियों, मुंशी शिवलाल लालची व्यक्ति थे, ज्वाला प्रसाद के पिताजी, और ज्वाला प्रसाद ईमानदार व्यक्ति था। तो मुंशी शिवलाल एक गांव में ज़मीन तय किए थे 2000 रुपये का,
और ये ज्वाला प्रसाद को कहे कि तुम पैसा कहीं से ला के दो, चाहे घूस से ला कर दो, चाहे जैसे ला कर दो, मुझे ज़मीन खरीदना है। ज्वाला प्रसाद को पैसे की कहा सुनी में ज्वाला प्रसाद कहते मैं इतना पैसा कहाँ से ला के दूँगा, मैं घूस नहीं लेता। तो मुंशी शिवलाल डांटते हैं और जब ज्वाला प्रसाद नहीं सुनते तो मिट्टी का मटका उठा करके अपने सिर पर पटक लेते हैं और वो मिट्टी के मटके से उनको सर में चोट लग जाती है और 2-3 दिन वो कोमा में रहते हैं। उसके बाद उनका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन राम नाम सत्य होने से पहले वे ज्वाला प्रसाद को बुलाते हैं और कहते हैं छिनकी कहारिन जो है ये तेरी दूसरी माँ है, इसका ध्यान देना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ तो इसको अब तुम्ही जो है इसका ध्यान देना। मुंशी शिवलाल का क्रियाकर्म करने के बाद राधेलाल के परिवार की कलह से ऊब कर ज्वाला प्रसाद चाचा राधेलाल को सपरिवार गांव में रहने की बात करते हैं और राधेलाल को बहुत बुरा लगता है और रूठ करके राधेलाल सपरिवार चले जाते हैं अपने गांव। और साथियों यहीं पर एक खंड 2 समाप्त होता है। इस तरह से साथियों इस उपन्यास में कुल 5 खंड हैं। तो मैंने 2 खंड के कथानक और पात्रों के विषय में बताया। साथियों अगले वीडियो में आपको खंड 3, 4, 5 के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।